तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज लेक्चर नंबर 25। तो सबसे पहले देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ये व्हीटस्टोन नाम है। व्हीटस्टोन जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ब्रिज क्यों नाम दिया गया सो देखिए। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन, ये क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर ये आधारित है। उसके बाद देखने वाले कंस्ट्रक्शन, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बनता कैसे है, कौन सारे इसमें जरूरत वाले ये जो थिंग्स हैं जरूरत पड़ते हैं। कंस्ट्रक्शन का ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग देखने के बाद फिर इसका देखेंगे थ्योरी, फिर इसका यूज जो हो गया सो देखेंगे। फिर इस पे आधारित हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फिर इस पे आधारित हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लेक्चर 26 इसके बाद जो होगा उसमें इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, मतलब कि उसका डेफिनेशन किस सिद्धांत पर आधारित है, कैसे बनता है, काम कैसे करता है, फिर इसका गणित जो होगा सॉल्व करना है, यूज जो हो गया और न्यूमेरिकल्स। तो ये चीज है। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो व्हीटस्टोन जो है वो नाम है और इसका काम क्या है, क्या काम है देखिए ध्यान रखेंगे। 3 नॉन रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर आपको दिया हुआ है और तीनों का वैल्यू आपको पता हो, तीनो3 का वैल्यू पता हो और एक अननोन रजिस्टर दिया गया है। 1 अननोन रजिस्टर, एक अननोन रजिस्टर दिया जाए और जिसका रेजिस्टेंस तुमको आपको ज्ञात करना है। तो 3 नॉन रजिस्टर दिया हुआ, इसके मदद से एक अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है सो आपको ज्ञात करना है। तो यही काम है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। और यही 4 रजिस्टर से ही बना होता है। मतलब 3 नॉन रजिस्टर की मदद से एक अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्ञात करने की प्रक्रिया जो है वो इसमें लागू होगा। अब इसका काम यही है, क्या काम हो गया कि डिटर्मिनेशन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रजिस्टर। एक्यूरेट रीडिंग के लिए ये चीज जरूरी है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन में से। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बैलेंस कंडीशन पर आधारित है। तो बैलेंस कब होगा, बैलेंस कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो डेफिनेशन हो गया। अब देखेंगे इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में बताएं किस पे आधारित है, बैलेंस कंडीशन। ये बैलेंस कंडीशन पे आधारित है, बैलेंस कंडीशन। अब बैलेंस कंडीशन किसे कहते हैं, किसी एपरेटस का खास का जो रेजिस्टेंस पर आधारित है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका बैलेंस कंडीशन क्या है। जो उसमें 4 रजिस्टर थे, चारों रजिस्टर्स को जोड़ेंगे जब हम तो वो आर्म्स बनाएगा क्वाड्रिलेटरल, वो हम कंस्ट्रक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन बैलेंस कंडीशन कहने का मतलब है कि आर्म्स रेशियो जो होगा सो सेम होगा, आर्म्स रेशियो जो होगा सो सेम होगा। मान लीजिए कि 4 रजिस्टर है, 4 रजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस P, एक का Q, एक का R और एक का S। 4 में से 3 का वैल्यू तो आपको पता होगा नोन हो, एक अननोन है। तब अरेंजमेंट से रेशियो, जैसे कि अभी अरेंजमेंट में देखेंगे हम, जैसे कि आर्म्स रेशियो कहने का मतलब है कि रेशियो में पहले लीजिए P/Q इक्वल टू R/S। ये हो गया उसका क्या, बैलेंस कंडीशन, आर्म्स रेशियो का। और कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है अभी बताएंगे। अब देखिए उसके बाद कंस्ट्रक्शन कि कैसे बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले 4 रजिस्टर लेना होगा और 4 रजिस्टर को किस तरह से अरेंज करना है आपको, किस फॉर्म में, क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। तो पहले क्वाड्रिलेटरल शेप देना होता है, तो क्वाड्रिलेटरल शेप दे दिए। अब 4 रजिस्टर को कंबाइन करना है, 4 रजिस्टर कंबाइन कर दीजिए। कहीं भी किसी को कंबाइन करिए, आपको पता होना चाहिए कि 3 जो होगा, 3 का वैल्यू आपको पहले से ज्ञात होगा और जो 4th होगा उसका वैल्यू आपको पता करना है। अब नाम रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दीजिए। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस P है, इसका रेजिस्टेंस Q है, इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस S है। और ये 4 में से 3 जो है नोन है और नोन में से एक को वेरिएबल कंसीडर करना होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए कि ये वेरिएबल, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका वैल्यू भी स्टैंडर्ड है, यानी कि ये दोनों का वैल्यू परमानेंटली फिक्स है और इसका वैल्यू वेरिएबल है। हम अपने जरूरत के अनुसार इसको एडजस्ट करेंगे। और ये S को समझ लीजिए अननोन, किसी को कहीं भी जोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं होता है। और फिर क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ना होगा, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है। इसका काम क्या है? किसी सर्किट में डिटेक्ट करना कि करंट वहां से फ्लो कर रहा है या नहीं फ्लो कर रहा है। कभी ये स्मॉल करंट मेजर करने में भी काम आता है। हालांकि गैल्वेनोमीटर का यूज हम बाद में आमीटर के रूप में भी करते हैं, वोल्टमीटर के रूप में भी करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके। लेकिन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का काम जो है, गैल्वेनोमीटर को इस तरह से डिनोट करिए आप इसका मीटर। अब ये जी हो गया क्या? जी हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ 5 रेजिस्टेंस हो गया, पी क्यू आर एस एंड जी। जी फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक। और ये डिफ्लेक्शन के थ्रू बताएगा कि यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो ये डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा जब करंट फ्लो होगा। तो इस सर्किट में करंट देना होगा, तो करंट देने के लिए सोर्स से कनेक्ट करना होगा, ठीक। आइए सोर्स से कनेक्ट करते हैं इसको। सोर्स से कनेक्ट कर दिए, सोर्स से कनेक्ट कर दिया, यानी कि हमने एक बैटरी लगा दिया। ये हो गया इस सेल, इस बैटरी का ईएमएफ, तो कनेक्ट कर दिए। तब क्या है, अब देखेंगे काम। इसमें एक स्विच लगा लेते हैं ताकि कब स्टार्ट करना है कब बंद करना है वो भी ध्यान दें। तो एक हम स्विच लगा दिए, की दे दिए। अब देखिएगा यहाँ केवीएल और केसीएल पढ़ाए थे, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ जो था। अब देखने की बात है कि यहाँ देखिए एक नोड क्लियर हुआ, एक नोड यहाँ बन रहा है, एक नोड यहाँ बन रहा है, फिर एक नोड यहाँ बन रहा है, 4 नोड बन रहे हैं। तो नोड का नाम देना होगा, तभी लूप या मैसेज को आप सॉल्व करेंगे। तो नोड का नाम दे दीजिए कुछ ना कुछ। क्या नाम दे दें? नाम दे दीजिए ए बी सी डी। 4 नोड हो गए, या आप 4 इसको जंक्शन भी कह सकते हैं। और इसमें आर्म्स या ब्रांचेस किसे कहेंगे? ये एक आर्म हो गया या एक ब्रांच हो गया, ये एक आर्म कहलाएगा या ब्रांच कहलाएगा। उसी तरह ये आर्म कहलाया, ब्रांच कहलाया। ब्रांच किसे कहते हैं? बताए थे पिछले लेक्चर में। ब्रांच किसे कहते हैं? 2 नोड के बीच जो साइड होता है उसी को हम ब्रांच कहते हैं या आर्म कहते हैं। तो ये देखिए कितना यहाँ कितना मेश बन रहा है, कितना सर्किट बन रहा है, क्लोज सर्किट 1 2। और फिर जैसे कनेक्ट देखिएगा क्लोज होता होगा सर्किट, उस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया सर्किट में। अब ये कंस्ट्रक्शन है। अब जब कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है सो डिस्कस करना होगा आपको कंस्ट्रक्शन में। अब जब डिस्कस करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, तो पहले 4 रजिस्टर्स। तो आपको 4 रजिस्टर्स और ये 4 रजिस्टर है, वो 4 रजिस्टर क्या बनाएंगे? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, चतुर्भुज के रूप में हम सजाते हैं, यानी कि 4 आर्म्स बनाता है। यानी कि 4 रजिस्टर जो है सो क्या बनाता है? 4 आर्म्स बनाता है। अब 4 जो रजिस्टर हैं, यहाँ चारों रजिस्टर को सेपरेटली बताइएगा। उसमें से 2 रजिस्टर जो होगा स्टैंडर्ड है, जो 2 रजिस्टर है वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब हुआ कि ये दोनों का वैल्यू जो है परमानेंटली फिक्स है। 5 ओम है तो एक 5 ओम एक 10 ओम, दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जो होगा वो ड्यूरिंग द होल एक्टिविटी वो उसका वैल्यू सेम रहेगा। 2 स्टैंडर्ड रजिस्टर होंगे, एक वेरिएबल होगा, वो एक जो होगा वेरिएबल होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या होगा? जैसे कि यहाँ R देखिए, जो वेरिएबल होगा उसमें एरो लगा हुआ होगा, तो कहीं भी जोड़ सकते थे इसको। तो जो वेरिएबल है कहने का मतलब कब तक वेरिएबल होगा, कब तक वेरिएबल होगा वर्किंग में हम बताएंगे, ठीक। कब तक वेरिएबल होगा। अब एक बचा अननोन, 1 अननोन रजिस्टर होगा। एक रजिस्टर जो होगा सो अननोन होगा, देख लीजिए एस अननोन रजिस्टर होगा, वेरिएबल R होगा, P और Q स्टैंडर्ड। यानी कि S का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना है। R वेरिएबल, इसका यूज करिएगा। P और Q जो है सो फिक्स है। उसके बाद कैसे कैसे ये 4 आर्म बनाएगा चारों मिलकर। अब उसके बाद गैल्वेनोमीटर एक चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर ध्यान से सेंसिटिव होगा। और ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? बस ये चेक करने के लिए कि ये ब्रिज जो है बैलेंस कब होगा। बिना बैलेंस किए हम S का वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो G का ये काम, G कनेक्ट कहाँ किया गया है? B और D के बीच में, क्योंकि यही जरूरी है हमको देखना। उसके बाद क्या है? एक बैटरी जोड़ा गया है। बैटरी क्यों जोड़ा गया है? ताकि ये पूरा अरेंजमेंट को कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करे। और क्या कनेक्ट किया गया है? एक की कनेक्ट किए हैं ऑन या ऑफ करने के लिए। यदि आपको अरेंज करके लिखने आता है, जब सवाल किया जाए तो लिख दीजिएगा कैसे अरेंज किए हैं। और यदि नहीं उस समय लिखने आ रहा है तो इस तरह से लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज लिख दीजिएगा। नीचे लिखिएगा ऑल द अबव मटेरियल्स आर एडजस्टेड एज शोन इन द फिगर। सबसे बढ़िया तरीका वही है। आप देखेंगे हम क्या इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन यही।
ठीक, कंस्ट्रक्शन यही है। अब किस सिद्धांत पर आधारित है? बैलेंस कंडीशन पर, हमने बताया। और बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि आर्म्स रेशियो, चारों रेजिस्टर्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, तब इस सिद्धांत पर काम करेगा। ये तीनों का आपको पता रहेगा कि आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसी को प्रूव करना बैलेंस कंडीशन कहलाता है। बैलेंस कंडीशन आर्म्स रेशियो को कहते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस का ये रेशियो है, ये 2 आर्म हुआ ना, फिर ये 2 आर्म होगा, दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो फिर ये दोनों का रेशियो हो गया। ये रेशियो आर्म्स रेशियो जब बराबर होंगे तभी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करने के लिए, नहीं तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखेंगे हम काम कैसे करता है, इसका फंक्शनिंग या वर्किंग कहिए आप। तो काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो की देख रहे हैं आप, की को क्लोज करिए, ये सिंबल इसको क्लोज करने का। जैसे कि आप की क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से फ्लो होना है। अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा। सपोज करंट यहाँ से कितना बैटरी से ड्रॉ हो रहा है, आई करंट मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जाता है, तो मान लीजिए कि आई करंट यहाँ पहुंचा, यहाँ तक पहुंच गया आई करंट। अब ये जंक्शन पर आई करंट पहुंचा, कि करंट को अब 2 रास्ते दिखेंगे। अब 2 रास्ता दिखेगा तो करंट 2 रास्ते में बढ़ जाएगा, लेकिन बराबर बराबर नहीं बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा वो निर्भर करता है रेजिस्टेंस पर, वो दोनों रास्ते के रेजिस्टेंस पर। तो मान लीजिए कि ये 2 पार्ट में बढ़ गया करंट, तो इधर गया I1 और इधर गया करंट कितना, I2। मतलब ये समझिए कि हमने करंट लॉ में बताया था कि किसी जंक्शन के पास जितना टोटल करंट आएगा उतना ही ना करंट जाएगा, कम तो जाएगा नहीं, ज्यादा तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर रिजल्ट कुल मिलाकर आप देखिए क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी कि I करंट यहाँ आया और वही 2 पार्ट में बढ़ गया। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये I1 करंट पहुंचा कहाँ, B पास। अब B पास पहुंचेगा I1 करंट, तो I1 करंट के 2 रास्ता फिर नजर आएगा, 2 रास्ते मिल गए इसको। करंट को पहुंचना कहाँ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके वापस नेगेटिव टर्मिनल तक लाना है, तो उतना ही करंट जितना यहाँ से निकला हुआ है। तो I1 करंट यहाँ पहुंच गया, I1 को 2 रास्ते दिख गए। तो चूंकि ये गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट पर आधारित डिवाइस है, मान लीजिए कि यहाँ स्मॉल करंट पास हो गया I बेस G, I बेस G इन द सेंस करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो I1 करंट जो यहाँ पहुंचा था B पास जो I1 करंट पहुंचा था, उसमें से I1 में से थोड़ा सा करंट निकल के चला गया किधर, गैल्वेनोमीटर से होकर इधर आ रहा है, तो I1 तो निकल गया। तो अब इस रास्ते में कितना करंट जाएगा, ऑब्वियस है कि I1 में से I बेस G निकल गया, तो यहाँ बचा कितना, I1 माइनस I बेस G। तो इस ब्रांच से होकर के करंट जो फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, I1 माइनस I बेस G। तो ये क्लियर हो गया, ये भी I1 आ रहा है ऊपर से, कितना आ रहा है, I बेस G आ रहा है, I बेस G आ रहा है। अब इस रास्ते में आएंगे, इस रास्ते में करंट जो है कितना, I2 है, I2 पहुंचेगा कहाँ, D पास, तो D पास पहुंच गया I2, D पास पहुंच गया I2। अब ये I बेस G भी D पास पहुंचा और I बेस 2 भी पहुंचा। अब दोनों इस रास्ते में निकलना, इधर से आगे पूरा करना है D पास, तो S के रास्ते से इस आर्म से कितना करंट पास होगा, कितना फ्लो होगा, I2 प्लस I बेस G, इतना करंट फ्लो होगा। अब इधर से आ रहा है C के पास I1 माइनस I बेस G, और इधर से जा रहा है I2 प्लस I बेस G। अब बाहर निकलेगा क्या, दोनों मिलकर के, तो दोनों का ऐड होगा यहाँ पर, तो दोनों ऐड होगा, कि यहाँ देखिए माइनस I बेस G और प्लस I बेस G, गेट कैंसिल, बचा क्या, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 बराबर कितना, I, तो बाहर करंट I। यदि आप यहाँ से I प्रोवाइड किए और यहाँ भी I निकल गया, तो आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ तक का काम जो है सो अभी तक सही है, ठीक। तब अब ये क्लोज करने पर जो करंट फ्लो हुआ कितना, किस तरह से, वो हमने देखा। अब हम काम एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं सो देखिए। जैसे कि की क्लोज किए, सभी आर्म से करंट फ्लो होने लगेगा। अब इसका वैल्यू पता है नहीं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फिक्स है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस R है, इसको अब आप एडजस्ट करना प्रारंभ करेंगे। कब, इसको क्लोज करते ही समय करंट फ्लो होगा, तो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, मतलब B से D की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। अब हमको चेक करना क्या है कि ये बैलेंस कब होगा। बैलेंस कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, ये R के वैल्यू को धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो R के वैल्यू को एडजस्ट करना हमने प्रारंभ किया।
कब तक एडजस्ट करेंगे? जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद ना हो जाए। गौर से सुनिए, आर को कब तक एडजस्ट करेंगे? जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद ना हो जाए। जैसे कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद हो गया, मतलब कि इस रास्ते से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और जब इस रास्ते से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट बी और पॉइंट डी का जो पोटेंशियल है वो सेम है, यानी कि बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो विभवांतर जो है वो शून्य है। जब यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, और जब इसका डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा तो हम इसको आर को एडजस्ट करना छोड़ देंगे, फिक्स कर देंगे, और ये ब्रिज जो है बैलेंस कहलाएगा। बैलेंस कब कहलाएगा? when potentials at the node B and the node D become equal, या current through the galvanometer becomes 0, या galvanometer shows no deflection, तब बैलेंस होता है। तीन में से कोई भी एक याद रखिए, नहीं तो याद रह जाएगा। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग। अब हम आएंगे इसके थ्योरी पे। वर्किंग में यही कैसे काम करता है, की को क्लोज किया हमने, जो भी काम था वो। अब देखेंगे इसका क्या गणित, थ्योरी यानी कि इसका गणित। तो गणित देखिएगा कैसे काम करता है इसका गणित से। आखिर में इसको प्रूफ करना होगा ना, बोल के निकल लेने से काम होगा नहीं। तो प्रूफ करते हैं कि आर्म्स रेशियो बराबर कब होगा। कब होगा बताएं? बैलेंस होने पर। तो प्रूफ किया जाए इसको, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस कैसे आएगा। तो केवीएल और केसीएल हमने बताया था, किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल था वो वहां से आपको अप्लाई करके सॉल्व करना होगा। तो आप गौर करिए कि यहाँ पर जो है वो मेश दो जो है ये सर्किट को सॉल्व करिएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, या किसी भी इसको भी सॉल्व करना होगा, लेकिन हम लोग आसान रास्ता चुनते हैं, प्रूफ भी ना करना हो तो कुछ करना नहीं। तब दो लूप है, अब दोनों लूप को चाहे किसी को क्लॉकवाइज किसी को एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करिए, वो मैटर नहीं है। बशर्ते आपको क्लियर होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट दिए हैं हायर पोटेंशियल का और लोअर पोटेंशियल का, पोटेंशियल राइज का और पोटेंशियल ड्रॉप का। तो यहाँ पर दो लूप को सॉल्व करिए, ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। यही आपको बच गया प्रूफ करना। तो आप इसको क्लॉकवाइज मानिए ट्रावर्सल को, या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को क्लॉकवाइज मानिए या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज मानिए, या किसी एक को क्लॉकवाइज मानिए किसी एक को एंटी क्लॉकवाइज मानिए। आपका प्रोसेस सही होगा तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, और प्रोसेस सही नहीं होगा तो फिर से करना होगा। देखिए कैसे। तो मान लीजिए कि इसको हमने क्लॉकवाइज कंसीडर कर लिया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये भी क्लॉकवाइज। तब अब अप्लाई करिए, ये जो क्लोज लूप है, क्लोज लूप का नाम क्या देंगे? लिखिए अप्लाइंग केवीएल, अप्लाई केवीएल इन द लूप। लूप का क्या नाम हो जाएगा? लूप का नाम हो जाएगा ए बी डी ए। क्लोज है, क्लोज नाम देना होगा पूरा ए बी डी ए। जाना किधर से किधर है देख लीजिए, ये क्लॉकवाइज है, ए से बी, बी से डी, फिर डी से ए की तरफ, ए बी डी, एरो देनी है, ए से बी की तरफ जाना। तो हम लोग पढ़े थे केवीएल में कि किसी क्लोज सर्किट को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो सभी आर्म्स के वोल्टेजेस को और ईएमएफ को एक जगह लिखते हैं, और सभी को जोड़ करके क्या करते हैं, सभी को जोड़ने पर उसका जो रिजल्ट आता है वो आउटकम 0 आता है। तो यहाँ पर ए बी डी ए में कितना आर्म है? एक आर्म, दो आर्म और एक तीन आर्म। तो तीनों आर्म का वोल्टेजेस लिखिए। तो सबसे पहले जाएंगे ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ जाएंगे, वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज बराबर करंट गुना रेजिस्टेंस। तो यहाँ का करंट है I1 और रेजिस्टेंस है P, तो ये हो गया करंट गुना रेजिस्टेंस। अब जाना है बी से डी की तरफ, बी से डी की तरफ में वोल्टेज कितना? V बराबर IR, तो करंट और ये रेजिस्टेंस I बेस G और कैपिटल G। अब जाना है डी से ए की तरफ, तो यहाँ वोल्टेज V बराबर IR, तो यहाँ हो जाएगा कितना? करंट गुना रेजिस्टेंस बराबर कितना? 0। अब तीनों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ते समय ध्यान आपको रखना क्या है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, यही तो ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव और निगेटिव के कहानी कंडीशन में मैंने बताया था कि कब पोटेंशियल राइज होता है तब प्लस लेना है, जब पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो माइनस लेना है। तो देख लीजिए हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, यानी कि स्पष्ट है कि यहाँ हायर से हम लोअर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस हो गया। फिर हम जा रहे हैं हायर से लोअर की तरफ, फिर माइनस हो गया। फिर जा रहे हैं किधर? लोअर से हायर की तरफ, तो यहाँ प्लस होगा। कैसे होगा बताए थे? करंट हमेशा किधर फ्लो करता है? मान लीजिए करंट का तीसरा है, तो करंट हमेशा जाता है
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और हम भी उधर ही चल दें तो हम भी किधर जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ, मतलब घट रहा है, नेगेटिव साइन देंगे। मतलब करंट के दिशा में आप चलोगे, रफ में याद कर लो, काम आएगा कि करंट के दिशा में यदि हम चलेंगे तो नेगेटिव देना है, तो करंट के दिशा में हम चले तो नेगेटिव दिए, करंट के दिशा में चले तो नेगेटिव दिए, करंट के विपरीत दिशा में चले तो हम पॉजिटिव दिए। ये काम आएगा जब वोल्टेज निकालेंगे तब। ईएमएफ में ये फॉर्मूला नहीं लगता। तो ये चीज हो गया। अब इसको आप दे दीजिए पहला रिलेशन। अब हम देखेंगे इसमें अप्लाई करिए केवीएल। लिखा है अप्लाई केवीएल इन द लूप। लूप का क्या नाम है, बी सी डी बी। लूप का नाम हो गया बी सी डी बी। अब बी सी डी में जाना किधर से किधर है, इसी तरह मैप दिया हुआ है बी से सी की तरफ। तो सब तीनों आर्म का वोल्टेजेस लिखिए। तो यहाँ का हो जाएगा वोल्टेज बराबर करंट गुना रेजिस्टेंस। करंट है I1 माइनस I बेस G और रेजिस्टेंस है Q। यहाँ का क्या हो जाएगा वोल्टेज, करंट गुना रेजिस्टेंस, I बेस 2 प्लस I बेस G इंटू S। वोल्टेज बराबर करंट गुना रेजिस्टेंस, करंट गुना रेजिस्टेंस। तीसरा आर्म बचा ये IR, यहाँ हो जाएगा I बेस G इंटू G इक्वल टू 0। फिर प्लस माइनस का गेम है, तो प्लस माइनस में अभी बताया हायर पोटेंशियल करंट, हम जा रहे हैं करंट के दिशा में बी से सी की तरफ, तो ये इत्मीनान से यहाँ नेगेटिव साइन लगाइए आप। यहाँ भी जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में। गलती नहीं कर देना जल्दीबाजी में, ये प्लस होगा। फिर जाएंगे हम डी से बी की तरफ, यानी कि लोअर से हायर की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लस होगा। इसे आप समीकरण 2 दीजिए। 2 समीकरण दे दीजिए। देखो विद्यार्थियों, पूरा ये 5 मार्क्स में इसी का खेल है, यही 2 लाइन का। और ये 2 लाइन रट लीजिएगा, यहाँ उल्टा लगा दीजिएगा तो सब उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। तो आप देखिए काम क्या है, बैलेंस करेंगे जब ये बैलेंस होगा। बैलेंस कब होगा, जब बैलेंस होगा। तो बैलेंस के केस में क्या होगा, I बेस 0, I बेस G बराबर 0। ये ब्रिजस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा जब, तो I बेस G बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब मान लिए बैलेंस कर लिए हैं इसको, तब दोनों इक्वेशन में I बेस G का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तभी आप यूज कर सकते हैं इसको। तब G का I बेस G का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा I1P इक्वल टू I2R। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब नया फॉर्म में आ गया 3। अब 2 जो होगा, अब 2 क्या हो जाएगा, 2 में भी I बेस G के जगह में 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये रिड्यूस हो गया, ये टर्म रिड्यूस हो गया, ये टर्म रिड्यूस हो गया। तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा माइनस I1Q, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस, यहाँ बचेगा I1Q इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर, ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, ये तो इसको लग जाएगा तो 0 हो गया। इसमें ये टर्म 0 हो गया, बचा I2S, यहाँ बचा I2S। आप खुद से कर सकते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 जो आया कब आया, जब ये ब्रिज जो है बैलेंस है, यानी कि गैल्वेनोमीटर से करंट पास ही नहीं हो रहा है तब। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करें आप, एकदम इत्मीनान से डिवाइड लगा दीजिए। अब इत्मीनान से डिवाइड लगाइएगा, फिर काटने में मजा आएगा। देख रहे हैं, काटने में बड़ा मजा आएगा। इसको काट कर हटा दीजिए, बचा क्या, P/Q इक्वल टू R/S। यही है बैलेंस कंडीशन और यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था विद्यार्थियों, बैलेंस कंडीशन को। इसी पे आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, ये तो मान लीजिए बच्चे